हाँ जी, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द लास्ट टॉपिक, ओके, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? द टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी। अगर आपने से पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। याद है, अपने एक डायग्राम बनाया था मैंने, आई होप याद है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिक मीनिंग क्या होती है, पहले तो ये समझ लो आप। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिक मीनिंग क्या होती है? अपन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि कंपनी को जब कैपिटल लगेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर हम लोग लिख देंगे मिक्सअप ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में तो चलता नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन इशू करता है समय के हिसाब से। इनिशियल लेवल पर कंपनी को पैसा चाहिए तो डेब्ट कैपिटल की तरफ नहीं जाता, लोन ले लेता है, इक्विटी शेयर इशू कर लेता है, क्योंकि आपने रीजन पढ़ चुके हैं और अपन पढ़ेंगे रीजन। जब स्टैब्लिश हो जाती है कंपनी तो लोन प्रीफर करता है, क्योंकि आपका टैक्स बचाता है, लोन आपके एक्सपेंसेस शो करता है ना, और आप जल्दी से वापस कर देते हो उस पैसे को, तो प्रॉफिट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और फिक्स इंटरेस्ट रहता है, तो कंपनी के लिए फायदा ही फायदा है। वही पढ़ने वाले हैं अपन लोग इसमें, और क्या पढ़ने वाले? मिक्सअप ऑफ कैपिटल, है ना। एंड कैपिटल मतलब कितने प्रकार के कैपिटल हम लिखेंगे? तो बेसिकली हम लोग दो प्रकार के कैपिटल पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ओन और एक पढ़ते हैं बोरोड, या इसको आप इक्विटी भी कह सकते हो ओन को, और बोरोड को आप डेट कैपिटल भी कह सकते हो। डेट सही है, इक्विटी और डेट बराबर है कि नहीं बराबर है? तो यहां ओन मतलब क्या है? ओनरशिप कैपिटल, मतलब इस रूप में जो पैसा लगाएगा दे बिकम दी ओनर ऑफ कंपनी। एंड डेट कैपिटल का मतलब क्या है? यहां पर क्रेडिटरशिप, आप उधारी दे रहे कंपनी। तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सअप ऑफ कैपिटल, कैपिटल है ना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिक्सअप ऑफ कैपिटल। द मिक्सअप में भी कभी ओन ज्यादा होता है, कभी बोरोड ज्यादा होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण। अब कंपनी अगर अगर ऐसा मान के चलते हैं, अपन ऐसा मान के चलते हैं, अगर कंपनी इनिशियल लेवल पर है, इनिशियल लेवल पर कंपनी के पास में ज्यादा एसेट्स तो होती नहीं है, तो वो क्या करेगा? अभी तो आपका प्रॉफिट भी नहीं है, अभी तो आपकी सेल्स भी नहीं है, बिजनेस भी स्टेबल नहीं है, तो रिस्क लेने वाले कौन कौन से कैपिटल है? इक्विटी शेयर रिस्क लेता है, तो वो इश्यू कर सकते हो आप। वो प्रॉफिट नहीं होने पर आपसे डिविडेंड नहीं मांगेगा, ये इशू कर सकते हो। प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकते, नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रेफरेंस इसलिए इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है आपसे, प्रॉफिट हो या ना हो, या कम हो या ज्यादा हो, ये इशू नहीं करेंगे इनिशियल लेवल पर। ठीक है, छोटा तो उदाहरण दिया आपको मैंने। अब बोरोड कैपिटल पे जाओ तो लोन ले सकते हैं आप लोग, है ना, बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना, क्योंकि बैंक आपको अपनी सिक्योरिटी, आपकी जो भी एसेट होगी वो दिखा के आपको लोन दे देगा, शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशली। काय की बात कर रहे हैं अपन? शॉर्ट टर्म के लिए, अप टू 1 ईयर 2 ईयर। और अगर आपके पास एडिशनल एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए मिल जाएगा, सिक्योरिटी दिखाओ और उठाओ। आप बोलोगे सर हम लोन क्यों ले रहे हैं? अब लोन एक एक्सपेंस होता है पहली बात तो, और दूसरी बात क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट पे करने, प्रॉफिट के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, फिक्स इंटरेस्ट पे करना है। थोड़ा सा लोन ले लिया तो अपन क्या करेंगे? करते क्या अपन लोग? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि भाई शुरू में अपन ने क्या किया, बिजनेस चालू करने में 30% पैसा प्रमोटर ने खुद लगा दिया अपनी जेब से, है ना। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। अपन ने 30% का लोन ले लिए, है ना, और बचे हुए 40% का अपन ने शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर। ऐसे एग्जाम्पल दिया मैंने, तो वन मिक्सअप ऑफ कैपिटल। हुआ कि नहीं हुआ? इट इज ए मिक्सअप ऑफ different source of capital, different source of capital, and who are the promoters? अब पूछना मत, जो कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनके दिमाग में आइडिया आया था स्टार्ट करने का, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, उधर रतन टाटा हो गए, है ना, स्टीव जॉब्स था, इस तरीके के लोग। तो देखो क्या लिखा है इसमें, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या लिखा है, डायग्राम बना लेना है ये।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखा है जल्दी पढ़ो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. The source are number one own capital that shows ownership and number two is borrowed capital that shows creditorship. Own capital में क्या क्या है देखो and borrowed में क्या क्या है. तो लिखा ना it is a combination of different capital. It is known as security mix. Security mix का मतलब होता है ये सब चीजें इशू करना पड़ता है ना हमको, जैसे शेयर, डिबेंचर्स, लोन. तो जो चीजें इशू की जाती है किसी और से ली जाती है और जो सिक्योर होती हैं बेसिकली, उसको हम लोग क्या लेते हैं, इसमें सब आ गया, शेयर भी आ गया, डिबेंचर भी आ गया, लोन भी आ गया, हर प्रकार की चीजें. सिक्योरिटी मिक्स. कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन. अब सबका डिफरेंट होगा, हो सकता है वहां प्रमोटर 10% लगाए कहीं पर, लोन ज्यादा ले ले, है ना. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिकली. एक सेकेंड. तो डिपेंड करता है आप किस स्थिति में है कंपनी. इनिशियल लेवल पे पैसा चाहिए कि फर्दर लेवल पर जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और दिमाग से सोचना उसके लिए क्या होता है पहले मालूम क्या, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के कैपिटल है. मैंने आपको एक्चुअली पढ़ाया था एक वीडियो में, याद होगा, सोर्सेस ऑफ कैपिटल में. आपको याद है मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की थी उसमें, किस किस को याद है ये बात, आई होप याद होगा. सोर्सेस याद है ये वीडियो, सोर्सेस ऑफ कैपिटल सब लोगों को याद होना चाहिए. तो मैंने क्या बताया था, कितने प्रकार के सोर्सेस होते हैं, दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं. एक होता है ओन दैट शोज ओनरशिप कैपिटल, एक होता है बोरोड. ओनरशिप कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल या क्रेडिटरशिप कैपिटल. ओनरशिप कैपिटल के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो वो हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की थी. ठीक है, जैसे कि बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो तीन बड़े पार्ट होते हैं इसके, या तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. एक होता है इक्विटी कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस कैपिटल, ये भी एक प्रकार का ओनर है. एक होता है आपके रिटेन अर्निंग्स, जो आपने पैसा कंपनी के लिए जमा करा है प्रॉफिट में से, आपकी रिटेन अर्निंग्स. है ना. आपके रिजर्व्स जो आपने अपनी फिक्स एसेट्स के लिए जमा किए हैं, आपके रिजर्व्स, उसको रिजर्व फंड कहते हैं. ये दोनों पैसे आपने कहां से जमा किए, कंपनी के नेट प्रॉफिट से. प्रॉफिट होगा तो पैसा जमा होगा ना रे, कंपनी के नेट प्रॉफिट से. अच्छा, इसमें फर्क क्या है, ये जो रिटेन अर्निंग्स है ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे लगाया जाता है एक्सपांशन के लिए, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, है ना. तो ये जो रिजर्व्स है ये आपकी कैपिटल एसेट्स के लिए, जैसे मशीन्स जो धीरे धीरे क्या होती है डेप्रिशिएट, टेक्नोलॉजी, ये पैसा अपन उनके लिए जमा करके रख देंगे, ये पैसे को अपन छेड़ेंगे नहीं. ठीक है, तो अपन कौन सा कैपिटल इश्यू करेंगे कब, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अभी रिवाइज भी करवा दे. इनिशियल लेवल पर अपन इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सर उसका नेचर आपने बताया था कि वो रिस्क लेने के लिए रेडी है. वो बोलता है प्रॉफिट नहीं भी होगा तो डिविडेंड मत देना, तो कंपनी तो ऐसे बंदे को प्रेफर करेगी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेफरेंस क्या बोलता है, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा मेरे को डिविडेंड चाहिए. तो इनिशियल लेवल पर तो सर्टिनिटी है नहीं. इसका जो डिविडेंड है वो क्या होता है, प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट से लेना देना नहीं है. इसलिए इसको हम कब प्रेफर करते हैं, फर्दर लेवल पर, जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है. इसका फायदा है ना फर्दर लेवल पर लेने का. वाई, क्योंकि डिविडेंड फिक्स है, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना ही हो इसका डिविडेंड फिक्स रहेगा. देखो सरप्लस बच गया. और इक्विटी का कैसा है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका डिविडेंड भी बढ़ना चाहिए. तो फर्दर लेवल पे ज्यादा क्या प्रेफर कर सकते हैं आप, प्रेफरेंस कर सकते हैं. एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती है तब हम लोग ये सब यूज करते हैं ना, रिटेन अर्निंग्स और ये सब. शुरू में तो रहता नहीं, तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होगा कंपनी के साथ, उसको हम शुरू में इशू करेंगे. अब बोरोड में भी अलग अलग पोर्शन है, समझाने के लिए बता सकते हैं अपन. पहला है लोन, ये पूरा पढ़ाया था मैंने आपको. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. एसेट्स है, कोलेटरल सिक्योरिटी है तो लोन ले लो, एडिशनल सिक्योरिटी. नहीं है, सिर्फ जो बिजनेस का एसेट है उतना ही बचा है तो आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ले सकते हैं. इसका फायदा क्या होता है लोन का, सर पहला फायदा इंटरेस्ट फिक्स रहता है. दूसरा, इनको हम एक समय के बाद पैसे वापस कर देंगे, इनका कंपनी पर कोई हक नहीं होता, है ना.
और ये कंपनी के ओनर नहीं होते। बराबर है कि नहीं बराबर है। फिर एक होता है आपका डिबेंचर, ये भी एक प्रकार का बोरोड कैपिटल है, हम पढ़ेंगे। डिबेंचर तो डॉक्यूमेंट का नाम है हम जो देते हैं। ये भी हम लोग कब इशू करेंगे जल्दी बताओ मुझे। ये भी हम लोग फर्दर लेवल पे, ये हम लोग इनिशियल लेवल पे इशू कर सकते हैं, ये फर्दर लेवल पर। वाई फर्दर लेवल? क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट देना है। अब किसी साल प्रॉफिट नहीं होता इनको कहां से देंगे पैसे, इसलिए हम लोग बैंक को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना कि किसी इंडिविजुअल को, क्योंकि बैंक से हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लेके, है ना। तो इसको कब इशू करते हैं बेसिकली हम लोग फर्दर लेवल पर, क्योंकि इसका इंटरेस्ट फिक्स है और इनिशियल लेवल पर आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता, और इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। फिर कुछ होते हैं आपके पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, नाम से ही झलक रहा है, क्या बोल रहा है वो, पब्लिक से पैसा लो, डिपॉजिट करवाओ। जो पैसा वो बैंक में रखने वाले ना उनको बोलो हमको दो, कंपनी को दो, हम तुमको अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे। ये आप इनिशियल लेवल पे इशू कर सकते हो लालच देके, है ना, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड कैपिटल भी होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, इनके लिए आपको किसी प्रकार की एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक हद तक। और ये इनका टाइम पीरियड भी कितना है, मैक्सिमम 36 महीने के लिए इशू होता है। कितने महीने के लिए, तो शॉर्ट टर्म ही हुआ ना, 36 महीने मतलब 3 साल। तो आप देख रहे हैं एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड भी एक डॉक्यूमेंट का नाम है, वो गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती है 20 साल 25 साल 15 साल 10 साल के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज इशू करोगे तो फर्दर लेवल पे करोगे। गवर्नमेंट कंपनियां मगर उसको इनिशियल लेवल पे इशू करती है, क्योंकि वो एकदम डूबेंगी नहीं ना, गवर्नमेंट संभाल लेगी उन कंपनियों को। तो मुझे बताओ आप कौन सा कैपिटल प्रेफर करोगे अगर आप कंपनी चालू करोगे। सर हम तो इन सबका कॉम्बिनेशन लेंगे, थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 40-40%, डिपेंड करता है कि नेचर है। डिबेंचर क्यों नहीं इशू करती इनिशियल लेवल पर, फिक्स इंटरेस्ट है, देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। इसको हम फर्दर लेवल पे। प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं करते इशू इनिशियल लेवल पर, फिक्स डिविडेंड है, साला नहीं हुआ प्रॉफिट तो। मगर हाँ बाद में इन दोनों को इशू करते हैं। जैसे देखो इंटरेस्ट फिक्स है इनका, तो जब प्रॉफिट हमारे को ज्यादा होता है तो हम क्यों शेयर करें किसी से, तो हम बाद में इनको ज्यादा इशू करते हैं ना फर्दर लेवल पर। डायग्राम समझा आपको, ये फिक्स डिविडेंड का है या फिक्स इंटरेस्ट का है। यह हो गया आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट, और ये हो गया इक्विटी शेयर के डिविडेंड। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसा है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी ऐसा होगा, मगर ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर्स के और लोन के, वो सब क्या रहेंगे, सेम, ये तो ऐसे रहेंगे। तो अगर इस डायग्राम को मैं गौर से देखूं, तो इस लाइन के नीचे जो है, कि नीचे वाला जो पोर्शन है, यहां पर क्या है बताओ मुझे, ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से ज्यादा आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड। देख रहे हो ना, किसको, प्रेफरेंस शेयर को या डिबेंचर कैपिटल। तो ये तो फायदे में इन लोग यहाँ पर, कि प्रॉफिट कम भी हो रहा है तब भी आपको इतना डिविडेंड तो मिल ही रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यार, अच्छे समझा रहा हूं ना। अब ये इस लाइन के ऊपर आओ, अब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कंपनी का इसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू ये डिविडेंड। अब तो बेनिफिट किसको हो रहा है, इक्विटी शेयर। तो दोनों फायदे हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी है दोनों तरीके से। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोला मैंने, है ना। मैं तो ये बोलूंगा ना, इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है। आप मतलब कौन, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर कैपिटल। ओके ठीक है, तो आपने ये पढ़ना है, क्या लिखा है इसमें, वो पैसा जो हम लोग काय के लिए इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के पैसे के लिए दिक्कत नहीं होती, वो जुगाड़ हो जाता है 1 साल 2 साल के लिए, उतना इशू नहीं। मेन दिक्कत क्या होती है, दिमाग क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में पैसा कौन देगा। इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल है, वो पैसा एक बार लग गया, अब उसको आप ट्रेड कर सकते हो, किसी और को बेच सकते हो, कंपनी आपको वापस नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म कैपिटल है, बॉन्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो, बराबर है। तो दिक्कत शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, दिक्कत कहां आती है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कैपिटल है। तो हम कॉम्बिनेशन चूज करते हैं डिफरेंट। डिबेंचर भी आप 10 साल तक के लिए मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, अगर आपकी सर्टेनिटी है प्रॉफिट की। फॉर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट कैपिटल, यस भी तो पढ़ लिया ना, इक्विटी जो फॉर्म को फाइनेंस करके देता है, मतलब जुगाड़ करके, पैसे का जुगाड़ करके देता है ना। ओके, किसके आधार पर, एसेट्स के आधार पर, है ना। कंपनी की एसेट है तो कंपनी को पैसा मिलने में आसानी होगी। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ओन में क्या क्या है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है। बोरोड में क्या है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, और अदर इंस्टीट्यूशन से तो पैसा मिलता है।
यहाँ एक लाइन लिखी है कि कुछ प्रिंसिपल है, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करोगे तो एक प्रिंसिपल पे काम करना है। पहला लिखा है द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी गियर्ड टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी। यस, अगर आप डेब्ट को प्रिफर कर रहे हैं किसके मुकाबले, इक्विटी, तो ये डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, कंपनी कितनी स्टेबल है। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो इंटरेस्ट रेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कंपनी स्टेबल नहीं है तो यू डज नॉट प्रिफर डेब्ट कैपिटल। उधारी फिर मत लो ज्यादा, फिर देख लो खुद से कुछ कर लो। अब इसमें एक और लाइन लिखी थी, कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस्ड विथ सफिशिएंट इक्विटी कैपिटल, क्वेश्चन का मतलब होता है सेफ्टी, टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड टू अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट डज दैट मीन? आपको इक्विटी भी इतना ही इशू करना है कि जिसमें अगर शेयर मार्केट गिरा धड़ाम से तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। आप समझेंगे मैंने क्या बोला? इसलिए मेरे डायग्राम में मैंने क्या किया है ना, कुशन मतलब सेफ्टी के साथ, मेरे डायग्राम में मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा थोड़ा सब इशू कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर अगर मैं यहाँ 30% इक्विटी ले लिया, पूरा नहीं लिया ना मैंने, तो थोड़ा 10% के मैंने क्या कर दिया, डिबेंचर इशू कर दी। तो सबका कॉम्बिनेशन लो। अगर ये ज्यादा ले लोगे इक्विटी, तो अगर शेयर मार्केट गिरा, आपकी पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, और वो शॉक आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कंपनी के लिए, है ना। ये शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, सडनली जब मार्केट बढ़ता है या गिरता है। क्या देखे थे तुमने स्कैम में? यही तो दिखाया, एकदम गिरा तो गए सब, है ना। और पूरा ही डेप्ट ले लोगे तो वो भी सही नहीं है। क्यों? ये डेप्ट कैपिटल में सिंपल लॉजिक है, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, लो बैंक बोलेगा, डिबेंचर बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट दो बे, प्रॉफिट हो या ना हो। अब मेरे को प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है, जैसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं तो खेल खत्म हो गया। तो पहले देख लो कंपनी की अर्निंग स्टेबल है कि नहीं है। जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है ना, वही लोग क्या इशू करते हैं बेसिकली, ज्यादा लोन्स और ज्यादा डिबेंचर्स। ओके। और अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है तो फिर क्या प्रेफर करेंगे? आप बोलोगे सर इक्विटी, तो इक्विटी क्यों पैसे लगाएगा तुम्हारे जब अर्निंग स्टेबल भी नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा मालूम क्या? फिर यू डोंट प्रिफर दीज, इसका आंसर ये होगा। फिर कुछ और देखो, या अपनी कंपनियों को बेच दो, या किसी के कब्जे में चले जाओ, एक्वायर हो जाओ किसी के पास। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा डेफिनेशन में। और ये दिक्कत काय में होती है स्ट्रक्चर की? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में होती है। ये प्रिंसिपल समझा? जब पैसे लगाओ एज ए कंपनी तो ये चीजों को ध्यान रखना कि डेप्ट इतना मत इशू कर लेना कि रिस्क ज्यादा हो जाए। और डेप्ट इशू करोगे तो किस पर इशू करना? कंपनी की स्टेबिलिटी पर। मैक्सिमम बड़ी कंपनियां इस देश में, इस दुनिया में डेप्ट कैपिटल ही लेती है, लोन ही लेती है। क्यों? हमें बताया ना, एक्सपेंस एक तो आपको एक्सपेंस दिखाना है, वो आपके टैक्स लाइबिलिटी के लिए अच्छा काम हो जाता है। खर्चा है ना आपका इंटरेस्ट, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, मतलब कम दिखता है, तो टैक्स लाइबिलिटी बचती है। और दूसरा, इंटरेस्ट फिक्स है, प्रॉफिट ज्यादा होने पर इंटरेस्ट ज्यादा देना नहीं। और तीसरा, ओनर नहीं है ना, तो वोटिंग राइट्स नहीं है इनके। ठीक है, और ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया जी, ये एक बार आप पढ़ेंगे, देखो खत्म हो गया, है ना। इसमें 2 ही दिए मैंने, तो 4 पढ़ा दिया आपको। रिटेन अर्निंग का क्या बताया मैंने, काय के लिए यूज होता है? फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो। और ये पैसा जिस चीज के लिए रखा जाएगा उसी चीज के लिए यूज होगा। प्लगिंग बैक का मतलब होता है जो पैसा आपने अलग रखा था वही आप खुद से प्लग कर रहे हो, मतलब पैसा आपको हुआ नेट प्रॉफिट से, आपने रिटेन अर्निंग्स अलग की, और वही पैसे को आप नेट प्रॉफिट कमाने के लिए हम लगा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो प्लगिंग बैक, अपने लिए ही पैसा दोबारा यूज करना। इनको भी क्लियर कर दिया मैंने कि इनको, इनके नाम में ही प्रेफरेंस है। इनको किससे पहले प्रेफरेंस मिलता है? इक्विटी से पहले। इनका डिविडेंड फिक्स रहता है, और इनको कंपनी बंद होगी तो पहला प्रेफरेंस इनको मिलेगा, पहले पैसा इनको मिलेगा। बट कंपनी बेसिकली इनको कब इशू करती है? इनिशियल लेवल पर नहीं, फर्दर लेवल पर, क्योंकि इनिशियल पर कंपनी के लिए रिस्क हो जाता है। और ये तो क्लियर होगा आपको, ये अल्टीमेट रिस्क होल्डर है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और इसके वोटिंग राइट्स भी होते हैं। कंपनी इनिशियल लेवल पर इसको इशू करने की कोशिश करती है। तो एक चीज ध्यान रखो, आप बोलोगे सर कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्यों हम लोग इक्विटी शेयर लगा रहे हैं? पता है ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना चलती है कंपनी, आप समझ रहे हो? थोड़ा ऐसे चलती है ना कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट होता है, नीचे आती है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, बीच बीच में आते हैं पीक्स और लोज। ठीक है, जब पीक आ रहे हैं तो शेयर को बेच देना, लो आ रहे हैं खरीद लेना, इस तरीके से काम करो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंपनी की स्थिति क्या है, उस पर कंपनी चूज करेगी कौन सा कैपिटल इशू करना है। ओके, ठीक है। और एक रिजर्व लिखाया था, रिजर्व फंड, जो कैपिटल एसेट्स के लिए हम लोग जमा करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन्स के लिए। इसमें भी 2 एक्स्ट्रा लिखा है, पब्लिक डिपॉजिट लिखा है, वो ऐड कर लेना। और दूसरा बॉन्ड, बॉन्ड में क्या लिखोगे? बॉन्ड इज ए
इंस्ट्रूमेंट इन डॉक्यूमेंट, बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, लिख लेना, इशूड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनी, एज ए लॉन्ग टर्म डेट। कैसे इशू करता है? एज ए लॉन्ग टर्म डेट एंड हैविंग इंटरेस्ट, एंड हैविंग इंटरेस्ट लिख लेना। पब्लिक डिपॉजिट में क्या लिखोगे? उसका भी डेफिनेशन लिखो, इट इज ए डिपॉजिट इशूड बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, नाम से ही क्लियर हो गया, इशूड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक, क्या लिखे अपन ने? इट इज अ डिपॉजिट इशूड बाय या कलेक्ट बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने महीने के लिए? 36 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड हैविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड हैविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ कौन इशू करता है इनको? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं। ठीक है, ये डायग्राम्स बना लेने के हैं और फिर जो आएगा मेरे से समझने का। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं फॉरेन लोन भी लेते हैं ना, अदानी अंबानी को देखो, पूरी फॉरेन बैंकों से लोन लेके काम कर रहे हैं। लोन का फायदा तो आपको बता दिया, टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स लाइबिलिटी कम, इंटरेस्ट फिक्स है, आपको ज्यादा शेयर नहीं करना है उनसे प्रॉफिट, उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके मैनेजमेंट में क्योंकि क्रेडिटर है वो लोग। मैक्सिमम कंपनियां लोन से ही काम चलाती है, बड़ी बड़ी कंपनी लोन ही प्रेफर करती है। इक्विटी शेयर के साथ क्या फायदे नुकसान दोनों है, उनको प्रॉफिट भी देना पड़ता है ना। इशू सब होता है बट एक प्रॉपर चूड़े के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म। कुछ समझना होगा तो मेरे को पूछ लेना। ओके, रिटेन का मतलब क्या है? जो हमने अपने प्रॉफिट से पैसा रिटेन कर लिया, अलग कर लिया अपने लिए फ्यूचर एक्सपेंशन के। ठीक है, कंपनी के एसेट्स को अगर आपको इंक्रीज करना है, उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या इशू करना पड़ेगा? डेब्ट और इक्विटी। भूलना मत, ये डेफिनेशन का मतलब वही कि कंपनी के एसेट्स को अगर पैसे की जरूरत है तो यू हैव टू चूज बिटवीन टू ऑफ देम। चलो यार, ये खत्म हो गया। और कुछ लगेगा तो मुझसे बताने का। प्रिंसिपल क्या है ये भी समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म। तो डाउट प्लीज आस्क, टेक केयर।